नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। संगीत संध्या का भी आयोजन। मोदी सरकार के 9 साल पर लगी है प्रदर्शनी। पहलवान बिना मेडल बहाए हरिद्वार से वापस लौटे। नरेश टिकैत ने पहलवानों से लिए मेडल। पहलवानों से बात कर 5 दिन का लिया है वक्त। राजीव गांधी स्टेडियम का अनुबंध होगा समाप्त। कंपनी द्वारा रखरखाव में अनियमितताएं मिली देखने को। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिए संकेत। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए होने वाले पंजीकरण पर रोक। अगले 3 दिनों तक नहीं होगा कोई पंजीकरण। तीर्थयात्रियों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी। और गंगा दशहरा स्नान पर्व पर उमड़ा सैलाब। देश भर से आए भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार डीएम और एसपी ने देखी सुरक्षा व्यवस्थाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में देहरादून स्थित बन्नू ग्राउंड में 9 वर्ष उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी सहित कई विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सीएम धामी ने देश की असीम विकास यात्रा को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी और संगीत संध्या का शुभारंभ भी किया। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों ने हर की पौड़ी में अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला बदल दिया है। पहलवान मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे। इसका पता चलते ही किसान नेता नरेश टिकैत वहां पहुंचे। पहलवानों से बात कर उन्होंने 5 दिन का समय लिया है। टिकैत ने उनसे मेडल्स और मोमेंटो वाली पोटली भी ले ली। इससे पहले साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट करीब 1 घंटे तक हर की पौड़ी में बैठकर मेडल पकड़े रोते रहे। वो बयान देगा 5 दिन का ही जेल है, तो और नहीं दिया जाएगा। यो कौन सा यो मेडल देश का सम्मान है। यो भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, अभियान के तहत भाजपा के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही इसके लिए बकायदा भाजपा ने एक रोड मैप भी तैयार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर भाजपा खासा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा हर मायने में उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है। देश को जरूरत है नरेंद्र मोदी की। जिस तरह से चाहे विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान की बात होगी, आर्थिक क्षेत्र होगा, सुरक्षा का क्षेत्र होगा, युवाओं के कल्याण का होगा, महिलाओं के कल्याण का होगा, या आंतरिक सुरक्षा का सवाल होगा, तमाम मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्वितीय काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है। और इसलिए देश जब आज दुनिया की 10 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बनकर आज भारत उभर कर आया है, तो मैं समझता हूं कि भारत को एक बार फिर नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, ताकि देश और तेज़ी से आगे बढ़ सके और देश बहुत मजबूती के साथ विश्व पटल पर खड़ा हो सके।
केंद्र में भाजपा सरकार ने 9 साल पूरे होने पर कालाडूंगी में भाजपा विधानसभा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें कालाडूंगी विधानसभा के सभी मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट और विशिष्ट अतिथि कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा पूरे देश में सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान चल रही है, क्योंकि 30 मई 2019 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और कल 30 मई 2023 को हमारे 9 वर्ष पूरे हो रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को पूरे देश के अंदर हम महाजनसंपर्क अभियान के नाते ये अभियान चला रहे हैं। उसी के निमित्त आज ये 5 विधानसभाओं का 5 मंडलों का एक विधानसभा स्तर पर यह कार्यशाला हुई है। विधानसभा कालाडूंगी में जो पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान 2024 को लेकर चल रहा है, उसकी बैठक थी, जिसमें बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक से ऊपर के सभी पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी के सब लोग थे और उसमें सब प्रोग्राम तय किए गए, कैसे हम महासंपर्क अभियान को सफल बनाना। महासंपर्क अभियान 2024 को दृष्टि रखते हुए है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर अपने संगठन के कार्यक्रमों को लेकर बड़ा बयान दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी के कार्यक्रमों से डरती है, इसीलिए तो अभी भी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों से कांग्रेस घबरा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी के कर्नाटक चुनाव से पहले ही अपने महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय कर ली थी। उस रूपरेखा के तहत सभी पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। विधानसभा वार मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम को लेकर नेताओं ने कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तय कर दी थी, जिससे बूथ स्तर तक पार्टी संगठन और ज्यादा मजबूत हो सके। देखिए, कांग्रेस हमारे कार्यक्रम से घबराती है। हमारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले हमारे महासंपर्क अभियान की योजना बन चुकी थी और उस कार्यक्रम को हमने व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से अभी कार्यक्रम लिए। कल हमारा मीडिया संवाद का कार्यक्रम था। अब हम पूरे लोकसभा के अंदर मीडिया संवाद, क्योंकि अंततः चौथे स्तंभ का भी बहुत बड़ा योगदान है जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार की दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अपना जो चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ का भी हम सहयोग के रूप में लें। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अनुबंध अब राज्य सरकार खत्म करने के मूड में नजर आ रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जिस कंपनी को ये स्टेडियम सौंपा गया था, उस कंपनी द्वारा स्टेडियम के रखरखाव में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, कोविड महामारी के बाद जब परीक्षण किया गया तो देखा कि बिजली पानी से लेकर तमाम भुगतान लंबित थे और बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी मिली। साथ ही जिस अवस्था में स्टेडियम को सौंपा गया था, उस अवस्था में स्टेडियम देखने को नहीं मिला। मतलब साफ था कि वहां पर काफी अनियमितताएं देखने को मिली। रेखा आर्य ने कहा, हम इस पूरे प्रकरण पर गहनता से विचार कर रहे हैं और आने वाले कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव रखा जाएगा। कि अभी ये कहना कि हम उनके साथ एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी जो हमारा जो रिसेंट जो एनसीएलटी के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ, जो माननीय एनसीएलटी ने जो आईआरपी जो अपॉइंट किया है, उनके साथ भी अभी हमारी पिछले वीक में ही बैठक हुई है। उसमें उन्होंने हमें अवगत कराया है कि एनसीएलटी के पास जो पोटेंशियल बिडर जो आए हैं, जिन्होंने बिड किया है, वो आ चुके हैं, बिडिंग प्रोसेस उनका हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं, जैसा उन्होंने हमें अवगत कराया है, कि आगामी 1 माह के अंदर माननीय एनसीएलटी एक अपना आदेश जारी करेगी, जो निर्णय देगी, उस निर्णय का जो है वो अध्ययन किया जाएगा। देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बहुत समय पहले से ही संबंधित किसी व्यक्ति के माध्यम से संचालित किया जा रहा था
और उसी दौरान में जो है कोविड जैसी महामारी हम लोगों ने देखी और कोविड के दौरान में पूरी तरीके से आपदा के स्तर से इसको आपदा प्रबंधन विभाग ने लिया, स्वास्थ्य विभाग ने लिया और लगातार 2-2.5 साल इसको लगातार संचालित किया, जिसके कारण से बहुत सारी जो वहाँ पर व्यवस्थाएं थी वह अस्त व्यस्त हुई, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे भुगतान थे, चाहे वो बिजली के थे, चाहे वो पानी के थे या टूट फूट के थे, वो सारी चीज़ें उसमें ठीक नहीं हो पाई, जिसको लेकर जब विभाग को यह मैदान हैंडओवर हुआ तो जिसके बाद में विभाग ने जब इसका परीक्षण किया तो यह देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है जिस प्रकार से खेल मैदान हमने हैंडओवर किया था, उनको दिया था, अब उस अवस्था में नहीं है, उसके मेंटेनेंस की। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरोला के बाजार में दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक समुदाय विशेष के 2 युवक स्थानीय लड़की को भगाते हुए पकड़े गए थे, जिसकी वजह से स्थानीय व्यापारियों ने बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों का विरोध शुरू किया। अभी तक 40 दुकानदार अपनी दुकान खाली कर यहां से भाग गए हैं। स्थानीय व्यापारी ढोल नगाड़ों के साथ बाहरी दुकानदार का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं उत्तरकाशी के पूर्व जनपद में हुए नाबालिग अपहरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते रोज यहां स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर बाहरी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं आज स्थानीय लोग भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल से मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बाहरी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि इस तरह की असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। विगत दिनों में जो है पुरोला विधानसभा में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। एक नाबालिका को एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने उसको यहां से फरार करके लेके जा रहा था, लेकिन वहां के लोगों को पता लगा तो उसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जेल चला गया, बस इससे बात हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नौगांव में भी विगत वर्षों में जो है एक ऐसी घटना हुई कि जो एक नाबालिग लड़की को 3 से 4 दिन तक इन्हीं समाज के लोगों ने जो उसको बंदी बना के रखा। और अभी देख रहे होंगे विकासनगर में 15 दिनों में नियर अबाउट तीसरा चौथा केस आया और पुरोला में भी हुआ था, मोरी में भी हुआ था। तो मुझे इससे क्या लगता है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे किस उद्देश्य से आ रहे हैं। तो मैं इनकी पुरजोर विरोध करता हूँ, क्षेत्र के लोग इनका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे जितने भी इस क्षेत्र की सद्भावना को ये ठेस पहुँचाना चाहते हैं तो इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। डोईवाला में परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगार भी इसमें शामिल हुए और कहा कि स्थानीय लोगों के हक पर बाहरी प्रदेश के लोग डाका डाल रहे हैं। गलत तरीके से स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने के प्रयास का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम ने कांग्रेस नेता को साक्ष्य लाकर देने पर कार्रवाई की बात कही। हमारा यही मुद्दा है आज का कि जो ये फर्जी अस्थायी निवास बने, क्योंकि जब हम लोगों की वैकेंसी निकली थी तो उसमें ये था कि जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट थे अस्थायी निवास मतलब जो उत्तराखंड वाले हैं उनके लिए था। लेकिन आज के डेट में जब एडमिट कार्ड निकलते हैं तो उन सब लोगों के आने और हम लोगों की रैंक इतनी पीछे चली गई। कैसे? हम तो इतने मतलब 10-10, 11-11 साल हो गए सबको यहाँ पे काम करते करते, लेकिन हम लोगों का एडमिट कार्ड नहीं, कुछ नहीं। और कैसे इतना पीछे पिछड़ गया। और राजस्थान मतलब हमने काफ़ी सुना है कि और प्रदेशों के जो लोग हैं उनके एडमिट कार्ड निकले। ये सब देख रहे हैं, सब स्टूडेंट्स हैं और ये डॉक्टर्स हैं। ये अभी यहाँ हिमालयन हॉस्पिटल में हैं, दूसरे अस्पतालों में ये लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इन सब की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से, स्पेशल राजस्थान, हरियाणा, दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई वो हो रहे हैं। तो स्थायी प्रमाण पत्र तो उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको कम से कम 15 साल हुए हैं। तो आप उनका प्रूफ लेके आए, हम लोग कहाँ से प्रूफ लेके आए? प्रूफ कौन लाएगा? प्रूफ सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। इस तहसील प्रशासन में अगर फर्जी ये स्थायी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी है। इन बच्चों का भविष्य आज अधर में है। उनियाल जी वो कुछ बेरोजगारों को लेकर के यहाँ पर आए थे और उनका आरोप था कि तहसील डोईवाला से आज से पूर्व जो है कुछ अस्थायी निवास और अन्य प्रमाण पत्र जो है गलत लोगों के जारी किए गए और उनको जो है इसको रोका जाए और इस पर उन पर कार्रवाई की जाए।
और उन्होंने कुछ कहा कि नर्सिंग की कुछ भर्ती हो रही है, उसमें उन लोगों ने अप्लाई किया है और इस तरीके का विषय है। तो मैंने उन्हें कहा कि यदि कोई इस तरीके का यदि गलत प्रमाण पत्र जारी हुआ है और आपके संज्ञान में है तो आप उसकी प्रति हमें दे दीजिए, हम उसको वेरीफाई करवा देंगे और यदि वो गलत पाया जाता है तो कमेटी के माध्यम से उसको रद्द करवाएंगे, जो एक प्रक्रिया है। लेकिन उनके पास और फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। उत्तराखंड के लोहाघाट नगर में हो रही पेयजल समस्या को लेकर नगर के लोगों ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में कल जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी, जिससे जल संस्थान के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उसके बाद आज जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनस और अवर अभियंता पवन बिष्ट ने चंपावत से लोहाघाट आकर नगर के लोगों के साथ बैठक की और उन्हें पेयजल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस ने कहा, पेयजल समस्या के निदान के लिए टैंकर्स की व्यवस्था कराई जाएगी और मेन लाइन में मोटर लगाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक हफ्ते के अंदर सारा समाधान हो जाएगा और इसमें सुधार डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हमने 4 टैंकर और एक्स्ट्रा डलवाएंगे, हमने एक एजेंसी और हायर करी है, कल से हम उससे 4 टैंकर और एक्स्ट्रा डलवाएंगे। उसके अलावा भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे। खटीमा पुलिस ने अमर कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। यूपी से एक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 7 तोला सोने के आभूषण बरामद किए। घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषणों को चोरी किया था। सीओ वीर सिंह ने बताया कि आरोपी पर पहले से खटीमा कोतवाली में 11 और बरेली पीलीभीत और अन्य जगह पर 21 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी खटीमा कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। को ये अमर कॉलोनी खटीमा निवासी है, गुस्सा में है। इनके द्वारा कोतवाली खटीमा में तहरीर दी गई थी कि इनके घर का ताला तोड़कर इनके घर में जो भी ज्वेलरी थी वो चोरी हो चुकी है। तो उस पर हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अपनी पुलिस टीम गठित की और जो भी जिसने भी वो चोरी की, नकबजनी की, उनकी धरपकड़ के लिए हमने टीम भेजी जगह जगह पे। तो उसी क्रम में 27 अप्रैल को एक अभी पकड़ा गया था जिसका नाम ये समीम था, सकीम। इसके द्वारा बताया गया कि जो मेन इसमें मुलजिम है वो अशरफ है। तो फिर अशरफ को पकड़ने के लिए हमने टीम गठित करी। तो उसमें ये किशोर पंत जो विवेचक थे, इनके द्वारा बरेली पीलीभीत विभिन्न जगहों पर दबिश दी गई और कल अशरफ नाम के इस मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है और जिससे लगभग 7 तोला जो सोने की ज्वेलरी है वो बरामद हो चुकी है और इसको अब माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में बड़ी तादाद में लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठग लोगों को हेलीकॉप्टर यात्रा पैकेज के नाम पर ठग रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से हरिद्वार पहुंचे एक परिवार के साथ साइबर ठगों ने 6 लाख रुपए की ठगी कर डाली। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले इस परिवार ने इंटरनेट पर सर्च कर हेलीकॉप्टर की बुकिंग की थी, लेकिन साइबर ठगों की फर्जी वेबसाइट के जाल में फंसकर इन यात्रियों ने अपनी मोटी रकम गंवा दी। हरिद्वार पहुंचने पर इस परिवार को ठगी का पता चला, जिसके बाद उन्हें बिना यात्रा किए वापस लौटना पड़ा। निराश परिवार का कहना है पुलिस को ऐसे ठगों पर शिकंजा कसना चाहिए ताकि आस्था के नाम पर लोग ठगी का शिकार ना हो। वहीं हरिद्वार पुलिस का कहना है लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को अधिकृत वेबसाइट से ही बुकिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही साइबर ठगी का पता लगने पर तुरंत 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। 1-2 सूचनाएं इस दौरान हमें प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है और अब जब वो फिजिकली आकर के अपनी बुकिंग क्लेम कर रहे हैं तो वो बताया जा रहा है कि उनके नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई है। इस सूचना पर जिन आईडी या जिन वेबसाइट्स पर जाकर के उनके द्वारा बुकिंग की है उनको चिन्हित कर लिया गया है। उनको लेकर के हमारी साइबर सेल को देकर के उनको ब्लॉक कराए जाने हेतु प्रयास किए गए हैं एवं उन्हें बताया भी गया कि कोई भी साइट जिनमें HTTPS हो, ऐसे ही मतलब जो S है वो S फॉर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, तो ऐसे ही साइट से आप बुकिंग करें। 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, ये ऑल ओवर इंडिया नंबर चलता है। इस पे जाकर के आप अपनी साइबर फ्रॉड की संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आज गंगा दशहरा का पर्व है। गंगा दशहरा के स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है। वहीं रुड़की में भी सोलानी पार्क स्थित
गंगा माता मंदिर श्री गंगेश्वर धाम में आज गंगा दशहरा के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के पदाधिकारी अनूप शांडिल्य ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गंगा दशहरा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सुबह ही गंगा माता का श्रृंगार किया। साथ ही बताया कि 2 गंगाओं के बीच गंगा माता मंदिर स्थित है और सोलानी संगम गंगा माता मंदिर श्री गंगेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि 2 गंगाओं के बीच में यह मंदिर, हमारा गंगा मंदिर स्थित है और सोलानी संगम पार्क गंगेश्वर धाम गंगा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। आज जैसे कि सब भारतवासियों को विदित है कि आज गंगा दशहरे के शुभ पर्व पर हर वर्ष हम लोग जो है यहाँ पर सुबह के समय में माता का श्रृंगार और उसके बाद रुद्राभिषेक और तत्पश्चात हम जो है अपना हवन पूजन करके और एक विशाल भंडारा हर वर्ष कराते आ रहे हैं। आबकारी विभाग द्वारा अल्मोड़ा जनपद में अभी तक 3 दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया। इसको लेकर आबकारी आयुक्त ने कहा कि जल्द ही दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के अन्य जनपदों में सभी दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। साथ ही बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आबकारी विभाग को 4000 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य मिला है। साथ ही दावा किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने में आबकारी विभाग सक्षम साबित होगा और तय समय पर टारगेट को पूरा किया जाएगा। आबकारी विभाग को जो राज्य सरकार के द्वारा राजस्व का लक्ष्य दिया गया है इस वित्तीय वर्ष में वो लगभग 4000 करोड़ रुपए वार्षिक का है और हमारी सभी 627 दुकानों में से 3 दुकानें अल्मोड़ा की छोड़ के बाकी सभी व्यवस्थापित हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो निर्धारित हमारा राजस्व है उसको हम समय रहते पूरा करेंगे। जहाँ तक विगत वर्षों में जो बंद दुकानें थी हमारी कोशिश रही कि इस बार हम उसको भी समय से संचालित करें और विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की मेहनत और लगन से वो सभी में हम सक्सेस हुए हैं और जो उधम सिंह नगर में अल्मोड़ा में हमारी विगत 2-3 वर्षों से बंद दुकानें थी वो भी इस बार व्यवस्थापित हो गई। हरिद्वार के गांव बेगमपुर के आसपास शव मिलने से क्षेत्र की जनता में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस के आधा अधिकारियों के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया जो शव मिला है उसमें हत्या जैसे आसार नजर आ रहे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस की अलग अलग टीम को तैनात कर दिया गया जो कि छानबीन कर रही है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया परिजनों की माने तो कुछ लोगों पर शक है जिसमें पुलिस की टीम जैसे कि एसओजी फॉरेंसिक जाँच कर रही है और जल्दी ही कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक राजपाल जी का यहाँ पे शव मिला है और हमारी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पे है, हमारी जो लोकल पुलिस की टीम है वो भी है, एसओजी भी यहाँ पे मौजूद है और हम लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। इनका बॉडी को अभी फॉरेंसिक ने पूरी शिनाख्त भी कर लिया है और बॉडी को रख के मोर्चरी भेज रहे हैं। इसमें कुछ लोगों पे शक जाहिर की जा रही है इनके परिजनों द्वारा, उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। जल्दी हमें बताया। अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही इसमें सारी 2 हथियार हमें बरामद हुए हैं, 2 और उसको और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।